हाँ दोस्तों, हमने अगले अध्याय में पढ़ा था निगमन विधि। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। उस विधि की कमियों को देखते हुए आगमन विधि का इंडक्टिव मेथड का प्रयोग होने लगा। जो निगमन विधि की कुछ कमियां थी, जो इसका निष्कर्ष की सत्यता और मान्यताओं पर आश्रित थी, इसके जो परिणाम है उसके सार्वभौमिक और सार्वकालिक नहीं होते थे, एक बौद्धिक व्यायाम थे। इन्हीं कमियों को देखते हुए आगमन विधि का प्रयोग हुआ। आगमन विधि जस्ट निगमन विधि की विपरीत है। निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, जबकि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की ओर चलेंगे। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे। इसलिए इस आगमन विधि को ऐतिहासिक भी कहते हैं, अनुभव आश्रित भी कहते हैं, इत्यादि नामों से भी पकड़ा जाता है। ये विधि भी एक प्रकार की प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि है। इसमें नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी सहायता से कुछ घटनाओं का प्रभाव काफ़ी सरल परिस्थितियों में देखा जा सकता है। भौतिक विज्ञान में प्रयोगशालाओं में नियंत्रित प्रयोग हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसका सीमित उपयोग ही हो पाता है। जैसे हम दूध का अगर प्रयोग करते हैं तो स्कूल में बच्चों को देखते हैं तो 2-3 मतलब गिने चुने बच्चे ही करते हैं। इनमें से 1-2 बच्चे दूध की खुराक लेते हैं, दूसरा नहीं लेता है। इस प्रकार के उनका प्रयोग अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन अर्थशास्त्र के प्रयोग को सीमित महत्व होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी है, ब्याज की ऊँची दरों को प्रभाव डालने के लिए ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। एक समूह ऊँची ब्याज पर देखता है, दूसरा समूह उसको नीची ब्याज पर देखता है। तो इसी प्रकार के अर्थशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि की अपेक्षा सांख्यिकी विधि का अधिक महत्व होता है। क्यों? प्रयोग करने का मानव के हमारी जो अशास्त्रीय प्रयोगशाला है वो मानव है, और मानव क्या है? विवेकशील है, तर्कशील है। और विवेकशील प्राणी होते हैं, उनके कभी विचार स्थिर नहीं होते, इसलिए ये प्रयोगशाला कम होती है। दूसरी सांख्यिकी विधि स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। अर्थशास्त्र को में नियंत्रित प्रयोग के स्थान पर सांख्यिकी विधि अधिक प्रयुक्त होती है। अतः यह एक बड़े अभाव की पूर्ति करता है। सांख्यिकी विधि का प्रयोग तथ्यों के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालने में किया जाता है। इसमें सैम्पलिंग है, न्याय दर्श कह सकते हैं। इसके माध्यम से के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र के बारे में परिणाम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 1000 श्रमिकों के बारे में अध्ययन करना है, तो उसमें से 100 या 50 को चयन करके उनका अपनी सैम्पलिंग करके हम उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उनके बारे में हम कुछ परिणाम दे सकते हैं कि उनकी सबकी मान्यता ये है, उनका विचार ये है, उनके बारे में ये कह सकते हैं। तो उसको सैम्पलिंग कहेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी विश्लेषण के 2 उपयोग होते हैं। सिद्धांतों की जांच के लिए, टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। दूसरा, आर्थिक संबंधों का संख्यात्मक माप, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप के बारे में कह सकते हैं। पहला, सिद्धांतों की जांच। मान लीजिए हम इस परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस की जांच करनी है, तो आय के बढ़ने से भोजन पर क्या गया व्यय बढ़ता है। हम समस्त देश के उपभोक्ताओं का अध्ययन करने में समर्थ हैं और आवश्यक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नमूना चुनते हैं, एक सैम्पलिंग करते हैं, और उनकी जो आय के बढ़ने से उनके भोजन पर जो खर्च बढ़ा है, व्यय बढ़ा है, उनका भोजन का एक स्टैंडर्ड बढ़ा है, उनके अनुसार कहते हैं कि हम आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है। इस प्रकार हम इसके संबंध में 3 चल राशि लेते हैं, जैसे कि आय, सदस्य संख्या और भोजन पर व्यय। तो उनका प्रतिगमन अगर करेंगे तो उनके पहला जो परिणाम निकलेगा वो ये होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या स्थिर मानकर आय व भोजन पर व्यय में कितना सहसंबंध पाया जाता है। दूसरा, आय को स्थिर मानते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या व भोजन पर कितना सहसंबंध पाया जाता है। चौथा, आय व परिवार के संबंधों की संख्या दोनों मिलाकर भोजन पर किए गए व्यय पर के परिवर्तनों का किस सीमा तक स्पष्ट करता है। इन तत्वों का भोजन पर व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब हम किसी आय पर करेंगे तो 3 चीज़ें होगी हमारे सामने: आय, परिवार में सदस्यों की संख्या, तीसरा भोजन पर व्यय। तो परिवार में सदस्यों की संख्या को स्थिर मानते हुए आय और भोजन पर खर्च का संबंध स्थापित करेंगे। अगर आय बढ़ने से भोजन पर खर्च बढ़ता है, अर्थात उपभोग व्यय बढ़ रहा है। उसी प्रकार आय को स्थिर मानते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या और भोजन पर सहसंबंध करेंगे तो भी हमें याद हो जाएगा। अगर आय स्थिर रहती है तो परिवार में सदस्यों आय तो उनके क्या भोजन का स्तर को भी मालूम कर सकते हैं कि अगर संख्या कम होती तो भोजन अच्छा मिलता, या भोजन अच्छा होता तो परिवार में सदस्य संख्या भी ज़्यादा हो सकती थी, तो उसका भोजन पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, आप कह रहे हैं कि आय और परिवार की सदस्य संख्या दोनों मिलाकर भोजन पर भी इसका व्यय में सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम तीनों पर एक दूसरे को क्या तत्व पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन प्रतिगमन विधि का प्रयोग कर उन पर सांख्यिकी नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। इस विधि की विस्तृत जानकारी के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार जो काम भौतिक विज्ञान में प्रयोगशालाओं में नियंत्रित करने
करने पर संभव होता है वह अर्थशास्त्र में जैसे सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी का प्रयोग करके संभव किया जा सकता है। हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके किसी भी चर यानी वेरिएबल को स्थिर कर लेते हैं और अन्य चर को गतिशील मानते हुए उसके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं और निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। सांख्यिकी विधि इस प्रकार सांख्यिकी विधि अर्थशास्त्र को काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। अगला, आर्थिक संबंधों की संज्ञात्मक माप। सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा हम आंकड़े एकत्र करके भिन्न भिन्न चरों यानी चल राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, जैसे प्रति हेक्टेयर उपज पर खाद, पानी, खेत के आकार व मौसम आदि का अलग अलग प्रभाव जाना जा सकता है। इसलिए प्रतीकात्मक विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस की सहायता ली जा सकती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले सांख्यिकी ज्ञान का काफ़ी महत्व होता है। तो अर्थशास्त्र विधि के भी कुछ लाभ हैं। पहला, ये विधि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। जैसे हम राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत, विनिमय के आंकड़ों की सहायता से परस्पर संबंध स्थापित करके इनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय की भिन्न भिन्न आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में आगमन विधि बहुत मददगार होती है तथा इनकी हल के लिए उचित समाधान भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, निष्कर्ष सीधे आंकड़ों या तथ्यों पर आधारित होने से अधिक सार्थक और व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। सारी प्रक्रिया काल्पनिक नहीं होती है, बल्कि वास्तविक होती है, वास्तविकता से लगाव रखती है, क्योंकि वह वास्तविक जगत के तथ्यों पर आधारित होती है। तो निगमन विधि की मान्यता व परिकल्पनाओं पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि आगमन विधि हमारे तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है, जो वास्तविकता से थोड़ा नज़दीक होती है, वास्तविक होती है। इसलिए ये सिद्धांत अधिक प्रतीक होता है। लेकिन आगमन विधि में विषय में संबंधित तथ्यों व आंकड़ों की भरमार रहने से व्यवहारिक जगत के अधिक समीप होती है, जिसमें अधिक रुचि दर्शाई जा सकती है। अगला पॉइंट, बदली हुई परिस्थितियों में नए तथ्यों के आधार पर सिद्धांत में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। इस प्रकार ये काफ़ी लचीली व उपयोगी मानी जा सकती है। चौथा पॉइंट, सांख्यिकी विश्लेषण वैज्ञानिक होती है। इसमें त्रुटि की मात्रा बहुत कम होती है, एरर की मात्रा बहुत कम होती है। परिणाम और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इसके लिए सैंपल का आकार बढ़ाया जा सकता है। सैम्पलिंग विधि के आधार पर सुदृढ़ होता है कि इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। इसमें अर्थशास्त्र की उपयोगिता में काफ़ी वृद्धि होती है। पाँचवा पॉइंट, ये विधि निगमन की सहायक विधि है। निगमन विधि में हम प्राप्त परिणामों की जाँच वो पुष्टि तथ्यों के आधार पर करते हैं, और इसमें क्या होता है, विधि का सहारा लिया जाता है, जिसमें आगमन विधि का सहारा लिया जाता है। आगमन विधि की कुछ मान्यताएं, कुछ दोष है, कुछ कमियां भी है। आगमन विधि की कमी और दोष कह सकते हैं या सीमाएं कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सांख्यिकी सूचना वो पूर्णतः निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सकते। सांख्यिकी सूचनाओं से पूर्णतः क्या होता है, परिणाम नहीं निकाले जा सकते। मान लीजिए अब कुछ वर्षों से संबंध वो देखना है, चीनी के भाव बढ़े, शक्कर के भाव बढ़े, चीनी मतलब शक्कर के भाव बढ़े, इसका उपभोग घटा। इस स्थिति में देखकर हम शीघ्र ही ये परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि कीमत बढ़ने पर इसका उपभोग कम होगा। हो सकता हो जिन वर्षों में चीनी का उपभोग कम हुआ हो, कुछ अन्य कारण भी रहे हो, उपभोग कम हो गया हो, या दूसरा जो भी मीठे पदार्थ थे जैसे गुड़ है इत्यादि का उपयोग ज़्यादा हो गया हो, तो इसलिए इसका उपयोग घट गया हो। तो इसलिए हम कुछ सीमाएँ, अगर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है पूर्णतः है तो उसका उपयोग कम हो जाता है। दूसरा, आंकड़ों को एकत्र करने एवं उनसे सही निष्कर्ष निकालने में बड़ी सावधानी व दक्षता की आवश्यकता होती है। पहला प्रश्न तो ये है कि विचाराधीन आर्थिक समस्या के संबंध में कौन कौन से आंकड़े एकत्र किए जाए, किस प्रकार किए जाए और कितने उपयोगी होंगे, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आंकड़े पर्याप्त मात्रा में एकत्र किए जाने चाहिए ताकि प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय हो सकें। पॉइंट नंबर 4, आंकड़े स्वयं नहीं बोलते, उसमें अर्थपूर्ण परिणाम निकालने के लिए तर्क, लॉजिक का सहारा लिया जाता है। ये विधि अकेली काम नहीं करती है, इसमें तर्क विधि या निगम विधि का भी साथ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये निगम विधि का भी सहारा लिया जाता है। चौथा पॉइंट, सांख्यिकी विश्लेषण में व्यक्तिगत जांचकर्ता के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का भी काफ़ी व्यय रहता है। प्राय अपने मत की पुष्टि करने के लिए आंकड़ों का उपयोग करने की चेष्टा की जाती है, अतः आंकड़ों का निष्पक्ष प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अब हम सारांश में ये कह सकते हैं कि आगमन विधि के सफल प्रयोग के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आजकल अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी व गणित जैसे विषय की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है, ताकि आगमन विधि का प्रयोग किया जा सके। थैंक यू दोस्तों। चलो।